सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हमारा ये पाठ है लखनवी अंदाज। आपको पता है कि पाठ्यक्रम में बहुत सारे पाठ जो हैं वो कट चुके हैं। अब केवल आपकी 4 कविताएं हैं और 4 ही पाठ हैं। 4 कविताएं कौन सी हैं? क्षितिज काव्य खंड में पहली कविता सूरदास के पद, दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तीसरी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही, और चौथी कविता है हमारी कन्यादान, जो कि हम कर चुके हैं। और क्षितिज गद्य खंड में हमारे 4 पाठ हैं। वो 4 पाठ कौन से हैं? पहला पाठ है हमारा नेताजी का चश्मा, दूसरा बाल गोविंद भगत, तीसरा लखनवी अंदाज और चौथा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये 4 पाठ हैं। और कृतिका में आपके 3 पाठ हैं जो कि हम कर चुके हैं। पहला पाठ माता का अंचल, दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक और तीसरा हमारा साना साना हाथ जोड़ी। ये हमारे पाठ। और व्याकरण में पता है आपको रस, वाक्य, वाच्य और हमारा है नेक्स्ट टॉपिक पद परिचय। ये हमारी व्याकरण है। और लेखन अभिव्यक्ति में आएगा हमारा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन। पहले निबंध लेखन आता था, परंतु अब निबंध लेखन को हटाकर 2 टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, अनुच्छेद लेखन और संदेश लेखन, जो कि हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं लखनवी अंदाज की। लखनवी अंदाज ये पाठ जो है यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। यशपाल का कवि परिचय आप पढ़ेंगे, क्योंकि इस बारी जो पाठ हमारे जो बोर्ड के पेपर में बदलाव किया गया है उसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न में संभावना है कि कहीं से कोई भी प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए कवि परिचय भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और लेखक परिचय भी। तो यशपाल इसके लेखक हैं। लखनवी अंदाज के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल, जिनका जन्म 1903 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कांगड़ा से, और उसके बाद लाहौर की नेशनल कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने के बाद क्रांतिकारी धारा से वो जुड़ गए थे, और भगत सिंह से इनका संपर्क हुआ। भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि जो क्रांतिकारी धारा से जुड़े हुए लोग थे, उनसे संपर्क में आने के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और अंत में 1976 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी है, कामरेड, दादा कामरेड इत्यादि जो रचनाएं आपकी बुक में लिखी है, उसकी रीडिंग भी आप एक बार ले लेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है लखनवी अंदाज, ये पाठ लिखा गया है सामंती वर्ग पर करारा व्यंग्य है। ये सामंती वर्ग क्या होता है? जो रईस लोग होते हैं, जो अपनी रईसी दिखाते हैं। मतलब अगर उनके पास धन दौलत है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो धन का दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है। तो पहला जो टॉपिक, पहला जो हमारा परिचय इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? लेखक व नवाब का 2nd क्लास का टिकट खरीदना। कि लेखक उस समय क्या होता था कि जो ट्रेन होती थी उसमें 2nd क्लास का टिकट जो था वो आम आदमी नहीं खरीद सकते था। आम आदमी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि आम आदमी के बजट से वो थोड़ा ऊपर था, महंगा होता था। तो लेखक ने वो 2nd क्लास का टिकट खरीदा, क्योंकि 2 कारण थे उसके। पहला कारण, उसको एक नई कहानी के बारे में सोचना था, उसको एकांत चाहिए था। एकांत के लिए उसने 2nd क्लास का टिकट खरीदा, क्योंकि 2nd क्लास का टिकट उस समय महंगा होने के कारण आम आदमी उसे नहीं खरीदता था। तो उसने सोचा कि 2nd क्लास के डिब्बे में, अर्थात 2nd क्लास का जो उसने टिकट खरीदा है उस डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, तो उसे एकांत मिल जाएगा। एकांत चिंतन के लिए उसने 2nd क्लास का टिकट खरीदा, और अपनी कहानी को सोचने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, और साथ में वो प्रकृति का दृश्य भी देखना चाहता था। इसलिए उसने ज्यादा दूर ना जाने के लिए, ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, वो थोड़ी सी दूरी पर जाना चाहता था। तभी हमारा पहला शब्द है मुफस्सिल। तो इसका अर्थ क्या है कि उसी केंद्र स्थान है ना, उसके इर्द गिर्द कोई स्थान की दूरी, मतलब पास में ही किसी स्थान पर जाना। तो उसने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था लेखक ने? कि उसको नई कहानी के बारे में सोचना था, एकांत चिंतन करना था और प्रकृति का दृश्य देखना था। तो लेखक ने 2nd क्लास का टिकट जो था वह खरीद लिया था। लेखक ने सोचा कि डिब्बा निर्जन होगा। निर्जन मतलब कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उसका अनुमान प्रतिकूल था। अनुमान के उल्टा हो गया कि वहां पर उसने सोचा कोई नहीं था, परंतु जैसे ही उसने डिब्बे में प्रवेश किया, 2nd क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया, तो वहां पर एक नवाबी नस्ल के इंसान, सफेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे। यानी कि नवाब, लखनवी नवाब जो थे वहां पर पालथी मारे हुए बैठे थे।
तो अब नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? उन्होंने भी सेम कि एकांत पाने के लिए, और उसने जो वो खीरे खाना चाहता था, उन्होंने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए थे, क्योंकि वो नवाब था। उसने किफायत के दर, एक ये लाइन भी आएगी आपके इस पार्ट में, किफायत के दर पर। किफायत का मतलब होता है ज्यादा महंगा ना होना, अर्थात उस नवाब के पास ज्यादा धन नहीं था, इसलिए किफायत के दर पर उसने भी यही सोचा कि डिब्बा निर्जन होगा, और किफायत के दर पर सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया कि उसे एकांत मिलेगा और वो आराम से खीरे खा सकेगा। और उन खीरों को वो किसी और के सामने नहीं खा सकता था। क्यों नहीं खा सकता था? क्योंकि नवाब है, और नवाब जैसे जो लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, वो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को किसी के सामने नहीं खाते हैं। तो इसलिए सेकंड क्लास का टिकट जो था वो नवाब ने खरीदा था अपने एकांत चिंतन के लिए, एकांत में बैठने के लिए, और बड़े आराम से खीरों का शौक फरमाने के लिए, खीरों को खाने के लिए। परंतु जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब ने कोई भी सहमति मतलब संतुष्टि नहीं दिखाई। उसने मिलने के लिए जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाया मिलने के लिए, क्योंकि आप कोई व्यक्ति आया तो हमें खुशी होती है, परंतु नवाब साहब को खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके एकांत चिंतन में विघ्न पैदा हो गया था। सेम लेखक ने भी जैसे सोचा कि एकांत होगा, डिब्बा खाली होगा, नवाब ने भी यही सोचा था, परंतु नवाब जैसे ही लेखक ने प्रवेश किया उसकी आंखों में असंतोष उत्पन्न हो गया था, एकांत चिंतन में विघ्न पैदा हो गया था। तो उसने क्या किया, डिब्बे में प्रवेश, लेखक के डिब्बे में प्रवेश करते ही प्रकृति से मतलब खिड़की से बाहर प्रकृति की ओर देखने लगे थे। उसने उसके साथ मेल जोल के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया था। परंतु थोड़ी देर बाद जो सामने खीरे रखे हुए थे, अब अपनी रईसी दिखानी थी, तो लेखक से उसने खीरे खाने के बारे में पूछा, परंतु जैसे उसने पहले मिलने का उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक ने भी खीरे खाने से मना कर दिया था। अब हम दूसरे पेज पर देखेंगे कि नवाब का खीरों के साथ व्यवहार। नवाब ने खीरों के साथ क्या किया कि जैसे कि नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, तो लेखक ने क्या कहा कि मुझे अभी कोई इच्छा नहीं है, मेरी खीरा खाने की कोई भी इच्छा नहीं है, तो आप शौक फरमाइए, आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। परंतु वो नवाब था, तो उसने क्या किया, खीरों को सामने रखे तौलिए से बड़े आराम से उसको साफ किया, धोया, और सिर गोद कर, जैसे कि आपको पता है कि आप खीरों को जब आप काटते हैं तो उसको सिर गोदते हैं, अर्थात झाग निकलती है उसकी कड़वेपन को दूर करने के लिए। ऐसा ही उसने उसकी झाग निकाली, उसको बड़े करीने से काटा, उसकी फांके काटी, फांके मतलब पीस काटे, और उसके बाद वहां के जो लोग होते हैं, यानी कि स्टेशन पर जो खीरे बेचने वाले जो लोग होते हैं, खीरा बेचने वाले जो लोग होते हैं, उन्हें ग्राहकों की विशेषता के बारे में पता होता है। वो क्या करते हैं, जीरा मिला नमक और मिर्च की पुड़िया भी साथ बना कर देते हैं। अर्थात जो वहां पर रेडी वाले खड़े होते हैं वो ग्राहकों के बारे में जानते हैं, वो क्या करते हैं, खीरे के साथ साथ जीरा मिला नमक और मिर्च की पुड़िया भी साथ बना कर देते हैं। तो वैसा ही नवाब ने क्या किया था कि उसकी फाकों को काट दिया था। फाकों को काटने के बाद उसके ऊपर जीरा मिला नमक और मिर्च बुड़क दिया था, और वो दृश्य देखने से उन दोनों के मुंह पलावित हो उठे थे, रसास्वादन कर रहे थे। अर्थात उनके उस खीरों के ऊपर वो नमक मिर्च बुड़का हुआ देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। परंतु दूसरी बार जब नवाब ने फिर पूछा कि आप शौक फरमाएंगे, तो पहले बार लेखक मना कर चुका था, तो अब उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए दूसरी बार भी मना कर दिया था। तो अब मना करने के बाद नवाब ने क्या किया कि उसने उस फांक को उठाया, फांक को उठाने के बाद नाक के पास ले गया, उसका रसास्वादन किया, मतलब उसको सूंघा, उसकी टेस्ट को सूंघा, उसका जो स्वाद था उसको सूंघा। सूंघने के बाद उसके मुंह में पानी था वो अंदर की ओर ले गया, और लेने के बाद उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया, अर्थात उसको खाया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया। और ऐसा उसने सभी फांकों के साथ किया था। सभी फांकों के साथ करने के बाद उसने एक लंबी डकार भी ली, अर्थात वो ये दर्शाना चाहता था कि नवाब जो है वो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को नहीं खाते हैं, वो केवल सूंघने मात्र से ही उसका पेट जो है भर सकता है, उदर की पूर्ति हो सकती है। उदर मीन्स पेट की पूर्ति हो सकती है, वहां वो ये दर्शाना चाहता था। अगला है लेखक का निरीक्षण, कि लेखक ये सारे काम देख रहा था, क्या कि उसको खीरों को काटा, धोया, सब काम किया, नमक मिर्च बुड़क दिया, उसके बाद नाक के पास ले जाकर खाया नहीं, उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब लेखक ने अंत में क्या निष्कर्ष निकाला कि जब बिना खाए, उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब नवाब साहब खीरों को बिना खाए
ये एक और निष्कर्ष क्या था कि ये है नवाबी नस्ल का खीरा खाने का तरीका, एब्स्ट्रैक्ट तरीका। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या, जिसे हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही उसने किया था कि उसने खाया नहीं था, केवल फील ही किया था और उसको बाहर फेंक दिया था। तो उसने बोला था कि ये है नवाबों का खीरा खाने का एब्स्ट्रैक्ट तरीका। और लास्ट में, अंत में वो क्या निष्कर्ष पे निकलता है कि अगर नवाब साहब बिना खीरा खाए अपने उदर की पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि अपना पेट भर सकते हैं, तो क्या बिना विचार पात्रों और घटना की कहानी लिखी जा सकती है? तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर वो खा सकता है, बिना खाए पेट को भर सकता है, तो बिना विचार पात्र और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। कौन सी कहानी? नई कहानी भी लिखी जा सकती है। ऐसा, अच्छा, अब आप सोचकर बताएं कि क्या बिना विचार पात्रों और घटना की कहानी लिखी जा सकती है? अगर आपके पास कोई विचार ना हो, कोई घटना ना हो, कोई कहानी, कोई पात्र ना हो, तो क्या आप कहानी लिख सकते हो? नहीं, हम बिना विचार पात्रों और घटना के कहानी नहीं लिख सकते हैं। परंतु फिर भी लेखक ने ये कहा है, यशपाल ने ये कहा है कि बिना विचार पात्रों और घटना की कहानी लिखी जा सकती है। तो ऐसा कहकर वो नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य करना चाहता है, नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य करना चाहता है, क्योंकि उनकी कहानी में पात्र, विचार और घटनाओं की योजना की कमी मिलती है। तभी उसने बोला कि जब नवाब साहब बिना खाए, बिना खीरा खाए अपना पेट भर सकते हैं, तो बिना विचार पात्र और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। ये यहाँ वो स्पष्ट करना चाहता है। ये हमारा लखनवी अंदाज पाठ है कि उन्होंने टिकट क्यों खरीदा, लेखक ने क्यों खरीदा था? अपने एकांत चिंतन के लिए, कहानी सुनने, कहानी के बारे में सोचने के लिए और प्रकृति का दृश्य देखने के लिए। और नवाब साहब ने क्यों खरीदा था? एकांत चिंतन के लिए और अपने सामने रखे हुए 2 खीरों को खाने के लिए। और उसके बाद नवाब ने खीरों के साथ क्या किया था? बड़े आराम से करीने से उसको काटा, रसास्वादन किया और खिड़की से उसे बाहर फेंक दिया। और अंत में निष्कर्ष क्या निकाला लेखक ने कि अगर बिना खाए नवाब के द्वारा उदर की पूर्ति हो सकती है, तो बिना विचार पात्र और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। उसने ये निष्कर्ष निकाला था। ये तो हो गया हमारा पाठ। अब हम साथ साथ इसके अभ्यास पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न देखेंगे। अभ्यास का जो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? कि लेखक को कैसे महसूस हुआ, कैसे पता चला कि नवाब साहब जो हैं उनसे बात नहीं करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक ने सोचा था कि डिब्बा निर्जन होगा, परंतु उसका जो अनुमान था वो उल्टा निकला, प्रतिकूल था। जैसे उसने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहां पर कोई व्यक्ति, यानी कि नवाबी नस्ल का कोई व्यक्ति, सफेद पोश व्यक्ति, सज्जन जो थे, पालथी मारे हुए बैठे थे। जैसे उसने प्रवेश किया, नवाब साहब ने क्या किया था? मिलने के लिए जरा भी उत्साह नहीं दिखाया था और वो खिड़की से बाहर प्रकृति का दृश्य देखने लग गए थे। उनकी आंखों में असंतोष छा गया था, एकांत चिंतन में विघ्न पैदा हो गया था। तो इन हाव भाव से पता चलता है कि नवाब साहब को उनका आना पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगा था, उत्सुक नहीं थे वो मिलने के लिए। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आपने इस पाठ में अब आप पढ़ोगे कि वो सब कुछ करते हैं, खीरे को तैयार करते हैं खाने के लिए, परंतु उसको खाते नहीं है, बाहर फेंक देते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी नवाबीपन को, बनावटीपन को, दिखावटीपन को दर्शाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को, कैसा स्वभाव है? घमंडी स्वभाव, अहंकारी स्वभाव को इंगित करता है। इंगित करने का मतलब था संकेत करना, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने बनावटीपन को दिखाने के लिए किया। और कैसे स्वभाव को इंगित करता है? घमंडी और अहंकारी स्वभाव को इंगित करता है। नेक्स्ट है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? प्रश्न ये है कि बिना विचार पात्र और घटना की कहानी लिखी जा सकती है? नहीं, बिना विचार पात्र और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। हम यशपाल के इस विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कहानी के लिए पात्र, विचार और घटना की योजना होनी चाहिए। परंतु लेखक ने यह कथन नए कहानी के लेखकों पर व्यंग्य करने के लिए लिखा है कि उनकी योजनाओं में पात्र, विचार और घटनाओं की कमी मिलती है, इसलिए उन्होंने ये वाक्य लिखा है।
नेक्स्ट है, आप इस निबंध को क्या और नाम देना चाहेंगे? इस निबंध को आप क्या नाम देना चाहेंगे? लखनवी अंदाज तो आप नाम देख ही रहे हैं, तो आप और अपनी मर्जी से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। बनावटीपन या नवाब का बनावटीपन, ठीक है, खीरे खाने की ललक, ऐसा कुछ भी शीर्षक आप इसमें लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट हमारा रचना और अभिव्यक्ति में एक 7वां प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक, सनक क्या होता है? एक तरह का पागलपन। और पागलपन क्या होता है? एक तरह के नेगेटिव, नकारात्मक व्यवहार लिए होता है, परंतु ये इसका सकारात्मक रूप भी हो सकता है कि अगर कोई विद्यार्थी ये ठान ले कि उसे अच्छे अंक ही लेने हैं, तो वो भी एक तरह की सनक ही है, तो उसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, तो ये सनक का एक सकारात्मक रूप है। हमारे देश के जो सैनिक होते हैं वो भी यही करते हैं, अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात वो देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, तो ये भी सनक का सकारात्मक रूप है। तो ऐसी सनक कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? अभिनेता, राजनेता, सैनिक, विद्यार्थी, समाज सेवक, इनमें जो है ऐसी सनक देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा था लखनवी अंदाज पाठ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको शंका हो इस पाठ से संबंधित, या कोई भी आपको शब्द समझ ना आया हो, कोई भी बात समझ ना आई हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और प्रश्न अभ्यास के जो मैंने अभी आपको प्रश्न करवाए हैं वो केवल सांकेतिक रूप में करवाए हैं। इसको आपने पूरा पाठ पढ़कर वर्णन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। धन्यवाद।